अवैध शारीरिक संबंधों के चलते एक फौजी के परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो जाता है और बड़ी बेटी जो 17 साल की होती है उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यह अवैध संबंध उसकी मां के थे या उसकी बेटी के थे, यह पता लगाने में पुलिस को बहुत मुशक्कत होती है। और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था वह बहुत बड़ा साइको था। उसने 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए हुए थे। कहानी बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही खतरनाक तरीके से इन मर्डरों को अंजाम दिया गया है। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। उस इलाके में एक फ़ौजी का परिवार रहता है। फ़ौजी वहाँ फ़ौज में होता है, वह वहाँ से अपने बच्चों को कॉल करता है, लेकिन उसके परिवार में से कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तो वह अपने साले को बोलता है कि घर पर जाकर देखो तुम्हारी बहन फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। साला उसके घर पर जाकर देखता है तो घर पर ताला लगा हुआ होता है। वह ताला देखकर असमंजस में पड़ जाता है कि ताला लगाकर घर के परिवार के लोग सारे कहाँ चले गए। वह दरवाजे में से झांक कर अंदर की झांकियों में से देखता है तो वह देखकर घबरा जाता है। अंदर उसकी बहन की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई होती है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और वह पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस ताला तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है तो एक कमरे के अंदर उसकी बहन की लाश लथपथ पड़ी हुई थी। तो आगे के कमरे में पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की जो 12-13 साल की होगी और एक लड़का जो 8-10 साल का होगा, उनकी लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है। और पुलिस फिर और अंदर जाती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त किए हुए थे, वह आधे नग्न अवस्था में थी। उसके हालात देखकर पुलिस समझ गई थी कि इसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। और पुलिस जैसे तैसे करके उसके कपड़ों को ठीक ठाक करती है और सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है इस घटना को रात को 3 से 4 बजे के बीच में अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे घर की गहनता से जांच करती है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वहाँ हाथ लगती है तो एक डायरी, और उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैंने पहली बार सेक्स किया तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने दूसरी बार सेक्स किया तो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने इसके साथ सेक्स किया, मैंने उसके साथ सेक्स किया। पुलिस उस डायरी को पढ़कर सोचती है कि ज़रूर इस लड़की का किसी न किसी के साथ अवैध संबंध था और उन्हीं संबंधों के चलते यह मर्डर हुए हैं। पुलिस उन संबंधों के बारे में पता लगाती है तो वहाँ से पुलिस को कोई सुराग नहीं पता लगता और पुलिस के हाथ खाली के खाली होते हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि इस मोहल्ले में ये थोड़े दिन पहले ही आए हैं। इससे पहले वह नंदा नगर में रहते थे। तो पुलिस नंदा नगर जाकर मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि एक ऑटो ड्राइवर का इनके घर काफ़ी आना जाना था। उस ऑटो ड्राइवर का नाम अर्जुन दीक्षित था, जो पुलिस से छुपता फिर रहा था, जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया था। पुलिस जैसे ही उसके घर जाती है तो पता चलता है वह काफ़ी टाइम से यहाँ आया ही नहीं है। पुलिस उसके लोकेशन की जांच करती है, उसके फ़ोन नंबर से पता लगाने की कोशिश करती है। तो पुलिस को पता चलता है कभी उसकी लोकेशन अयोध्या दिखा रही है, कभी तेलंगाना दिखा रही है, कभी पंजाब का लुधियाना दिखा रही है। पुलिस पीछे पीछे और वो आगे आगे। पुलिस उसकी तलाश में हर जगह जाती है लेकिन वह हाथ नहीं लगता। ऐसे करते करते 10-11 महीने बीत जाते हैं और 10-11 महीने बाद उसकी लोकेशन गोरखपुर की होती है और एक मुखबिर बताता है कि वह अर्जुन दीक्षित ऑटो वाला यहाँ आया हुआ है। तो पुलिस उसको दबोच लेती है और उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो वह कुछ नहीं बताता, आनाकानी करता है। पुलिस जब उससे सख्ताई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है। पुलिस जब उससे शुरुआत से पूछती है तो वह बताता है कि मैं ऑटो चलाने का काम किया करता था। एक दिन फौजी की घरवाली मुझे बोलती है कि भैया मेरे गांव से गेहूं लेके आने हैं, तो मैं गेहूं लेने के लिए उसके साथ गया और रास्ते में मैंने ऑटो रोका और मैं पेशाब करने के लिए चला गया और वहाँ से वापस आया तो फौजी की घरवाली ने मेरे से मजाक किया कि भैया तुम्हारी चैन खुली हुई है और तुम्हारा कुछ सामान दिख रहा है। तो मैंने उसको बोला, बहू जी अगर तुमने सामान देख लिया तो डर ही जाओगी। ऐसे ही अश्लील बातों से उनकी कहानी की शुरुआत होती है और एक रोज़ वह ऐसे ही ऑटो ले जाकर उस औरत को जंगल में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने में उस औरत को इतना मज़ा आता है कि वह खुश होकर ऑटो ड्राइवर को 500 रुपये देती है और बोलती है कि इतना मज़ा मुझे किसी के साथ संबंध बनाकर नहीं आया, तुम जब भी मुझे ऐसा मज़ा दोगे मैं तुम्हें ऐसे ही 500 का नोट दिया करूँगी। और उनका सिलसिला ऐसे ही चल पड़ता है।
ऑटो ड्राइवर उनके घर के पास ही एक रूम ले लेता है। कभी वह महिला ऑटो ड्राइवर के घर चली जाती है, कभी ऑटो ड्राइवर उनके घर चला आता है। ऐसे ही उनका सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन ऑटो ड्राइवर उस महिला से कुछ पैसे उधार ले लेता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वह महिला ऑटो ड्राइवर को पैसे दे देती है, लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं। वह उस महिला से मिलना जुलना बंद कर देता है और एक दिन रास्ते में वह उसे मिलता है तो महिला बोलती है कि तुमने तो मेरे से मिलना जुलना ही बंद कर दिया, आते क्यों नहीं हो? अपना इनाम नहीं चाहिए क्या? और जो मैंने पैसे उधार दिए थे उनको भी वापस कर दो, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उनको पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। एक दिन वह महिला ऑटो ड्राइवर को अपने घर पर बुला लेती है और ऑटो ड्राइवर निर्वस्त्र होकर खाली अंडरवियर पहनकर नीचे वाले रूम में लेट जाता है और वह महिला अपनी बड़ी बेटी के साथ ऊपर छत पर सोई होती है। रात के लगभग 3 बजे का टाइम होता है। वह महिला नीचे आती है और ऑटो ड्राइवर के पास बैठती है। ऑटो ड्राइवर जैसे उसे छूने की कोशिश करता है तो वह महिला बोलती है कि जो तुमने पैसे पहले लिए हैं मेरे से, पहले वो वापस करो, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। तो ऑटो ड्राइवर बार बार उसको छूने की कोशिश करता है। वह काम वासना में अंधा हो चुका था और एकदम से वह महिला ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मार देती है। लेकिन ऑटो ड्राइवर इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानता और वह फिर से महिला के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो वह महिला उसको तेज़ छाती पर लात मारती है तो ऑटो ड्राइवर शरीर से कुछ हल्का सा होता है, वह दूर जाकर गिरता है और उसके पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। वह उसे उठा लेता है। उस लात का उसे इतना बुरा लगा था कि वह हथौड़ा उठाकर उस औरत के सिर में एक के बाद एक वार करता है। वह वहाँ सिसकियाँ लेने लग जाती है और ज़िंदगी और मौत के बीच में झूलने लग जाती है। तभी वह देखता है कि दरवाजे पर उसका एक लड़का खड़ा हुआ है। वह लड़का जैसे ही इस घटना को देखता है वह औंधे मुँह जाकर बेड पर लेट जाता है। ऑटो ड्राइवर के हाथ में हथौड़ा होता है। वह उसी कमरे में पहुंच जाता है और उस बच्चे के सर पर एक के बाद एक हथौड़े से वार करता जाता है। पास में ही उसकी बहन सोई होती है। जैसे ही उस बहन की आंख खुलती है, वह कुछ समझ भी नहीं पाई थी, तो उसके सर पर भी वह हथौड़े से वार कर देता है और आकर वापस उसी रूम में बैठ जाता है। तो वह औरत ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही होती है, वह सिसकियाँ ले रही होती है। फिर उसके सिर पर वह हथौड़े से वार करता है तो वह वहीं ढेर हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई देती है तो वह सीढ़ियों के पास चला जाता है। वह देखता है कि 17 साल की उसकी बड़ी बेटी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। ऑटो ड्राइवर के हाथ में हथौड़ा होता है और वह नग्न अवस्था में होता है। वह लड़की उसे देखकर वापस ऊपर चढ़ने लग जाती है तो वह उस लड़की को कपड़ों से पकड़कर खींच लेता है। उस लड़की की आधी सी लेगिंग नीचे उतर जाती है और वह उसे जोर से पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है। उसके सर में हथौड़े से 2 वार करता है। वह हथौड़ा उसके सर में ही गड़ जाता है और वह लड़की वहीं गिर जाती है। उस लड़की के आधे कपड़े उतर चुके थे। वह उसको देखकर काम वासना में खो जाता है और एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। कोई आदमी इतना हिंसक कैसे हो सकता है? इतनी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी उसके अंदर काम वासना जाग रही थी। वह उस लड़की के साथ बलात्कार करता है और उसके शरीर पे से जो सोने के गहने होते हैं उनको उतार लेता है और उनके घर से एक ATM उठा लेता है और उसकी माँ के शरीर पे से भी सोने के गहने उतार कर वह वहाँ से निकल जाता है। और यह सारी घटना अवैध संबंधों के कारण हुई है। तो अवैध संबंध ना बनाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें। आज की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नई सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।